आप कुछ कुछ कह गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत देखना है तो मणिपुर जाइए, जमीनी हकीकत देखना है तो हरियाणा के नूह में जाइए। सियासत ही चाहती रहे कि खून बहता रहे, हिंसा होती रहे। आज हमारे जो प्रधानमंत्री बने हुए उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? गुजरात के दंगे नहीं होते तो क्या होते? बाकी तो माशाअल्लाह है, जो बातें होती हैं, मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना बड़ा मूर्ख प्रधानमंत्री दुनिया में और कहीं मिलेगा नहीं, जो इस बात को नहीं जानता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, तक्षशिला भी बिहार में है। पटना की सभा में, गांधी मैदान की सभा में नरेंद्र मोदी जी ने कहा इसी बिहार में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे। हमने कहा बाप, मैं उस सभा में बैठा था, मैंने कहा बाप तक्षशिला तो पाकिस्तान में है, क्या बोल रहे हैं? चलिए साहब, उसी सभा में और कहा गुप्त वंश के चंद्रगुप्त। हमने कहा भाई हम तो पढ़े थे कि साहब चंद्रगुप्त मौर्य वंश के थे, लेकिन चूंकि गुप्त लिखा हुआ है तो भाई गुप्त वंश के होंगे, चंद्रगुप्त हैं, जयशंकर गुप्त हैं, गुप्त वंश हो गए जी। अरे साहब इतना ही क्यों? फिर उसी सभा में कहा कि सिकंदर का दीन इलाही का बेड़ा यहीं आबे गंगा में डूबा था। भाई पहली बात तो है कि सिकंदर सतलज के इस पार आया ही नहीं, और दीन इलाही कोई बीड़ा नहीं था। दीन इलाही अकबर का शुरू किया हुआ एक सेक्ट था, धर्म का एक सेक्ट था। ये साहब उन्होंने कहा, बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। आज जो एक हाल है, ये आशुतोष मुखर्जी हाल है, मेरे ख्याल से नाम लिखा हुआ। इनके सुपुत्र थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनके बारे में उन्होंने कहा इसी गुजरात की माटी के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी लंदन में रहते थे और स्वामी विवेकानंद जी के साथ बैठकर गुफ्तगू किया करते थे। हमने कहा बात कमाल है भाई, हमसे हमारे वालिद के बारे में पूछेंगे, हमारे पॉलिटिकल वालिद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में पूछेंगे, मधुलिमय के बारे में पूछेंगे, महात्मा गांधी के बारे में सब कुछ बता दूंगा। इस आदमी को तो अपने वालिद का नाम भी नहीं है, अपने राजनीतिक जो वालिद हैं उनके बारे में भी नहीं जानता है। और साहब और इतनी सारी, मतलब उसकी पूरी किताब लिखी जा सकती है अगर कोई पब्लिशर तैयार हो। हमने तो एक बार आर्टिकल भी लिख दिया था, कहा कि साहब इसी मल्हार पे बैठ के गुरु गोरखनाथ, संत कबीर, गुरु नानक देव बैठ करके एक साथ मंत्रणा करते थे। 100 साल का, 200 साल का फर्क है जब वो लोग किसी पैदाइश हुई। लेकिन कहा और तो और इस आदमी ने इस देश की संसद में झूठ बोला। तारिक साहब बैठे हैं यहां पे, मुश्किल है कि हमारा अपोजिशन भी कोई बहुत नेक लायक नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि शिमला समझौता इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में हुआ था। गजब है। किसी भी राजनेता ने, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उस पर एतराज नहीं किया। हुजूर आला, उस समय बेनजीर भुट्टो 16 साल की थी, वो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ आई तो थी शिमला, लेकिन चड्डी फ्राक में थी वो। उसकी मां नुसरत भुट्टो नहीं आ पाई थी, इसलिए उनके साथ आई थी जुल्फी के साथ, और समझौता जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था। लेकिन साहब विश्वगुरु है तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी जब पार्लियामेंट हो रही थी, उन्होंने कहा कि साहब हमने इतने एम्स बनाए, दरभंगा के एम्स चालू हो गया। दरभंगा के एम्स की अभी कोई जमीन ही नहीं पता लगी, नींव नहीं खुदी, लेकिन साहब दरभंगा में एम्स चालू हो गया। तो सपने देखते हैं। अभी कितनी बातें करें, क्योंकि अब समय का भी तकाजा है। मैं
एक सिरे से जिस तरह से महात्मा गांधी को खारिज करने की कोशिश की जा रही है, जैसा अभी तारिक भाई भी बोल रहे थे ना, महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा प्रेम का नारा दिया, का संदेश दिया पूरी दुनिया को, और पूरी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ पूरी लड़ाई अहिंसा के जरिए लड़के दिखाई, लेकिन उनको धीरे धीरे पहले उनका कत्ल किया गया। उनके कातिल नाथुराम गोडसे के नाम पर आज मंदिर बन रहे हैं, मूर्तियां लगाई जा रही, उसमें माल्यार्पण हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विचारधारा के स्तर पर भी गांधी को खारिज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नहीं, सावरकर साहब जो थे उन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, जिसने माफी मांगी देश के लिए, अंग्रेजों से जिसने माफी मांगी, जिसको हम माफी वीर कहते हैं, उसको स्वतंत्र वीर कहते हैं। उनकी विचारधारा को कायम करने की बात है। एक बार टीवी चैनल पर हम लोग बैठे हुए थे, तो बहस हो गई। हमने कहा कि भाई आप बताओ, एक संघ के लोग भी थे, बीजेपी के लोग भी थे, तो हमने कहा कि आप बताओ, इमरजेंसी में मैं जेल में था, मेरे वालिद भी जेल में थे, एक ही जेल में एक ही कमरे में बैरक में हम लोग रहते थे। तो हमने कहा कि मैं इमरजेंसी में जेल में जमानत पर छूट के आ गया 1 साल के बाद, लेकिन उसके बाद अंडरग्राउंड हो गया। हमारे माफी वीर ने क्या किया? माफी मांगा, इन्होंने कहा नहीं वो एक रणनीति का हिस्सा था, स्ट्रेटेजिकल था। हमने कहा ठीक स्ट्रेटेजिकल था। माफी मांगने के बाद क्या किया? छूटने के बाद क्या किया? एक काम किया हो जिसमें लगे कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने कोई काम किया, जो लिख करके दिया था उन्होंने, वो काम किया। उनको पेंशन मिलती थी अंग्रेजों से। एक बार उन्होंने पुणे के जिलाधिकारी को लिखा कि हुजूर मेरी पेंशन कम पड़ रही है, थोड़ी बढ़ा दीजिए। तो जिलाधिकारी ने कहा हुजूर आला, आपकी पेंशन मेरी तनख्वाह से ज्यादा है, मैं कैसे बात कर सकता हूं? तो ये लोग हैं। आज किस तरह से बताया जा रहा है, नया इतिहास गढ़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि साहब भारत पाकिस्तान के बंटवारे को, तकसीम के लिए गांधी जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? ये काम 1925 से चलते हुए आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश की यही कि हमारे जो शासक थे उन्होंने कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चुनौती को गंभीरता से नहीं लिया। जो कांग्रेस के हुक्मरान थे उनको लगता था कि शाखाओं में 10 लोग मिलकर के लाठी डंडा फेंकते हैं, उससे कुछ क्या होने वाला है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो कानों कान ये बात फैलाते गए कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या कोई है तो मुसलमान है। अभी संदीप अपने भाषण में कर रहे थे कि लखनऊ में कहा कितने परसेंट, 8% मुसलमानों ने भी वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। कई बार सवाल उठता है, लोग हमसे भी कहते हैं, बातचीत में कहते हैं कि भाई अब इसको लगता है कि ये सब वोट की राजनीति के चलते हो रहा है, अब हमको भी लगता है कि भाजपा का सपोर्ट करना होगा तभी हम लोग बच पाएंगे। ये भावना बढ़ रही है। हमने कहा भाईजान करके देखो, क्योंकि उनके लिए एक टारगेट चाहिए। आप कितना भी उनके साथ चले जाओगे उनको भरोसा नहीं होगा, क्योंकि उनको तो निशाने पर रखना होगा ना, किसके खिलाफ वोट मांगेंगे। असली उनके निशाने पर जो असली है तो वो है इस देश का दलित, वो है इस देश का ओबीसी, वो है इस देश का आदिवासी, वो है इस देश का अकलियत। अकलियत में सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सारे लोग हैं, और मुसलमान तो है ही हैं। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ भड़काने में सहूलत मिलेगी, दलितों के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन उनकी समस्या जानते हैं क्या है? जब वो बात होती है कि हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे, हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे, हमने कहा बिल्कुल करना चाहिए, कर लीजिए, कर ही रहे हैं, लगभग आगे बढ़ चुके हैं काफी। लेकिन इस हिंदू राष्ट्र में दलित, आदिवासी, ओबीसी को स्थान क्या होगा? आप एक चीज बता दो, आज तक तुम्हारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किसी महिला को सरसंघ चालक नहीं बनाया गया। किसी भी गैर ब्राह्मण, गैर सवर्ण आदमी को सरसंघ चालक नहीं बनाया गया। एकमात्र राजेंद्र सिंह थे, रज्जू भैया,
जो ठाकुर था, और तो और जो तुम्हारी पूरी की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें एक महिला नहीं है, एक ओबीसी नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक दलित नहीं है, तो इनका स्थान क्या होगा? आप बता दो एक बात। आपको समस्या कहां से है? समस्या यह है कि आप चित्पावन ब्राह्मणों के संगठन हैं, आप पेशवाई हुकूमत कायम करना चाहते हैं। आप उस बात से तकलीफ होती है कि कोई चमार की बेटी मुख्यमंत्री कैसे बन गई, कोई अहिर का बेटा मुख्यमंत्री कैसे बन गया, कोई पिछड़ी जाति का आदमी विधानसभा का अध्यक्ष कैसे बन गया। आपकी समस्या ये है, आपकी समस्या मुसलमान नहीं है। मुसलमान को तो चूंकि सामने उनको टारगेट रखते, उनको मारोगे, काटोगे, लड़ाओगे, करोगे तो एक माहौल बनेगा। आज सबसे बड़ी बात क्या है? ये हमारी विफलता है, ये हमारे सेकुलर समाज की विफलता है कि आदिवासियों का, दलितों का, ओबीसी का बड़ा हिस्सा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। नूह में दंगे का दंगाई कौन है? मोनू मानेसर, यादव। वो जो एक कौन बजरंगी था, वो लोहार जाति का है। जो जुलूस निकलते हैं, रामनवमी का जुलूस हो या किसी तरह का जुलूस हो, उसमें आगे आगे कौन चलता है? पिछड़ी जातियों के लोग होते हैं। कांवड़ यात्रा कौन निकालता है? कोई ब्राह्मण नहीं, कोई बनिया नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई कायस्थ नहीं। लेकिन उनको आप अपनी जमात में शामिल नहीं कर सके, ये आपकी विफलता है। यह सेकुलर समाज की विफलता है कि आप उनको समझा नहीं सके कि तुम्हारे हितों का विरुद्ध आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी। बातें हो रही हैं, संदीप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी भाईचारा बहुत है। कहेगा भाईचारा भाई, जब सरकार कह रही है कि मुसलमान सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकता है, लेकिन उसी सड़क पे कांवड़ यात्रा निकलेगी तो आसमान से फूल बरसाए जाएंगे। ये इसी देश में हो सकता है क्या? हम इस हालत में पहुंच गए हैं। जो नारे लगते हैं शोभा यात्राओं में, जुलूसों में, और कहा जाता है कि साहब मस्जिद से पत्थर फेंका गया। मैं कहना चाहता हूं साथियों, लड़ाई बहुत लंबी है। नफरत की राजनीति ने बहुत अंदर तक घाव कर लिया है। इससे लड़ने के लिए अलग थलग होकर लड़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मुख्य धारा में आना पड़ेगा। जयशंकर गुप्ता की समस्या तारिक अनवर की समस्या बनेगी, तारिक अनवर की समस्या संदीप पांडे की समस्या बनेगी, तब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अभी बात कर रहे थे, हमारे सरदार जी भी बोल रहे थे कि साहब ये मुल्क गुलदस्ता है, सभी रंग के फूल हैं। किसी ने कहा है, से कहा है, चमन में इख्तिलाते रंगोबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, तुम ही तुम हो तो तुम क्या। तो बात तो लानी पड़ेगी। लेकिन साथियों, मैं उन लोगों में से हूं जो निराश नहीं होगा, क्योंकि हमने तो तब भी लड़ाइयां लड़ी हैं जब हम बहुत ही अकलियत के लोग होते थे, बहुत कम लोग होते थे, लेकिन लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचे। हम सोच रहे थे कि हम क्या बोले, किसके तरफ से मैं हर मध्यम करें आपका, क्योंकि हमारा तो कोई मजहब नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है। बिरादरी जिसके बारे में कह सकता हूं कि पत्रकार हूं, तो चूंकि वो भी पत्रकारिता की बिरादरी इतनी बदनाम हो चुकी है, वो गोदी मीडिया और क्या क्या मीडिया। तो एक मीडिया तो हमारे यहाँ हो गई है जो अंधभक्त मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, और दूसरी एक मीडिया है जो अंध विरोधी मीडिया है, जिसको जैसे जो अंधभक्त मीडिया है, गोदी मीडिया है। तो हमारे गांव में चिड़िया होती है टिटिहरी, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। टिटिहरी होती है जो पैर उठाए रहती है कि जब आसमान गिरेगा तो मैं उसको रोक लूंगा। तो हमारा गोदी मीडिया सोचता हो कि मोदी जी पर कोई आफत आएगी तो हम रोक लेंगे। और दूसरा मीडिया है जो अंधभक्त मीडिया नहीं, अंध विरोधी मीडिया है, वो सोचता है कि आज तलवार से मारा साफ, कल सरकार गिर जाएगी। तो माफ कीजिएगा, हम उसमें भी कुजात हैं।
ना हम अंधभक्त हैं ना अंध विरोधी, हम एक फुट ट्रैकर होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में कठफोड़वा, जानते हैं? वो लकड़ी पर चोट मार मार के उसको गिरा देता है। जो सिस्टम है, जो सड़ी गली व्यवस्था है, उसको तोड़ने का काम हमारे जैसे लोग कठफोड़वा चिड़िया बनते काम कर रहे हैं, और वो हम करते रहेंगे, क्योंकि हम निराश होने वाले नहीं हैं। किसी ने कहा है, मायूस होकर यूं ना आंगन से उखाड़ो पौधे, मायूस होकर यूं ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बरसात भी नहीं होगी। इसलिए साथियों, आपसे यही कहना चाहता हूं, कभी हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, लंबी बात करेंगे, लेकिन तब भीड़ का मजमा नहीं होगा। क्यों? मैं बड़ा डरता हूं, बड़ा घबरा जाता हूं तुम करके। अब जहां पर भी हो उससे मतलब मैं मैदान में भी चल सकता हूं, मैं उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन खुल करके बात हो, किसी एक सब्जेक्ट पे बात हो और उस पर थोड़ा आगे बढ़े बात। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे मौका दिया। समय कम था लेकिन अधिक समय तक आपने मुझे सुनने की जहमत उठाई। मैं जावेद यूसुफ साहब का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अब आपके हवाले है। धन्यवाद बहुत बहुत।